हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से NAP 2020 के बारे में। तो यहाँ पर NAP 2020 के कुछ नई शिक्षा नीति जो है 2020 के, उसमें प्रमुख पॉइंट्स को एक नज़र में हम लोग देखेंगे। इसके लगभग सभी पॉइंट्स को, जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिससे परीक्षा में प्रश्न आने की जो संभावना रहती है, उन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं NAP 2020 के, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल जानने ही चाहिए और इनसे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे कि आजकल जो वो निकली हुई है, क्या बोलते हैं, वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, EMRS की जो वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। EMRS के लिए तो है ही, क्योंकि उसके भी टीचिंग एप्टीट्यूड के जो पोर्शन है उसमें ये नई शिक्षा नीति NAP को शामिल किया गया है, तो इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा सभी तरह के एग्ज़ाम जैसे कि KVS, NVS, DSSS और CTET में भी अब NAP के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये वीडियो हर टीचिंग एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले NAP से रिलेटेड MCQs के 2 वीडियोज़ भी आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपको अपनी प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल की मदद से आपको जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके नए नए अपडेट्स मिलने में हेल्पफुल होगा ये चैनल, और आपके सभी तरह के डाउट्स क्लियर होंगे टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड। और ये जो EMRS की अभी वैकेंसीज आई हुई है, उन स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स उनको भरे हैं उनके फॉर्म, उनके लिए तो ये काफ़ी मददगार साबित होगा। बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो NAP 2020 है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग पॉइंट्स के जाएंगे, ठीक है, पॉइंट्स में। तो NAP 2020 में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला है कि जो फर्स्ट जो NAP आई थी, ठीक है, फर्स्ट NAP जो आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो कब आई थी? आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, वो आई थी 1968 में, ठीक है। तो 1968 में फर्स्ट NAP आई थी, इसको आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड NAP आई थी, सेकेंड जो NAP आई थी वो कब आई थी? सेकेंड NAP आपकी आई थी 1986 में, ठीक है। इसके बाद जो 1968 में जो NAP आई थी उसमें कुछ सुधार किए गए थे कि किस सन में सुधार किए गए थे? 1992 में उसमें कुछ सुधार किए गए थे। उसमें कुछ बातों पर ध्यान देकर उसको सुधार किया गया था, लेकिन NAP नहीं आई थी, ठीक है, थर्ड NAP नहीं आई थी, उसमें बस सुधार किया गया था। उसके 1986 के 34 ईयर्स के बाद, 34 साल के बाद अब जा कर के 2020 में थर्ड NAP आई है। जो थर्ड NAP है वो 2020 में आई हुई है, और इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की जो पोर्शन है, पेडागोजी पोर्शन है उसमें। तो ये थी कुछ बातें जिसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक में जाकर फिर से इसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी 4.43% है, ठीक है। यानी कि अभी जो है जितने भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, शिक्षा पर खर्च जो है पूरे भारत देश में, वो जो GDP होता है हमारा, ठीक है, GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, तो जो GDP होती है उसका 4.43% खर्च किया जाता है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि अब शिक्षा पर 6% खर्च किया जाएगा, ठीक है। 6%, GDP का 6% काफ़ी अच्छा है, और ये 6% खर्च अब शिक्षा पर किया जाएगा, जो शिक्षा के लिए और एक देश की एक मजबूत बुनियाद रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया है कि अब जो है 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी, ठीक है। यानी कि जो कक्षा 5 तक है, 5th क्लास तक की शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में होगी। बच्चे की जो भी मातृभाषा होगी उसकी एरिया वाइज, या फिर जो हिंदी है, वो जो भी उसकी मातृभाषा है, जो भी उसका मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, जो उसमें होगी, ठीक है। यानी कि जो 5वीं कक्षा तक है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को पूरी तरह से हटा दिया गया है।
इंग्लिश लैंग्वेज अगर उसकी मातृभाषा अगर इंग्लिश है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी शिक्षा नहीं होगी। इंग्लिश को पूरी तरह से वहाँ पर से हटा दिया गया है 5वीं कक्षा तक। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि 5वीं कक्षा तक इंग्लिश को हटा देना कहाँ तक की बुद्धिमानी है, और कई लोगों का ये भी सोचना होगा कि अगर बच्चा 5th क्लास तक इंग्लिश पढ़ेगा तो इंग्लिश तो उसके लिए फ़ायदेमंद ही होंगे, आगे चल के वो इंग्लिश आसानी से इंग्लिश में बातचीत करना सीखेगा और इंग्लिश में वो और अच्छा बन पाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि जो भी बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, जो भी बड़े बड़े शोध हुए हैं इनके ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर, उसमें ये कहा गया है कि अगर बच्चा अपने मातृभाषा में जो शिक्षा 5वीं तक की जो उसकी स्टेज होती है, ठीक है, उसकी जो आयु सीमा होती है वहाँ तक अगर वो अपनी मातृभाषा में, ठीक है, अपनी मातृभाषा में, अपने मदर टंग में, अपने मदर लैंग्वेज में वो जो भी चीज़ें सीखता है, अगर शिक्षा ग्रहण अपनी मातृभाषा में करता है तो उसके सीखने समझने की क्षमता और अच्छी होती है। अगर उसको इंग्लिश जैसे विदेशी भाषा या फिर ऐसी भाषा जिसको उसने कभी नहीं पढ़ा है, अब उसके आसपास इंग्लिश भाषा नहीं बोली जाती है, तो बल्कि उसकी जो भाषा अर्जन क्षमता है उस पर इफ़ेक्ट आएगी। वो इंग्लिश को तो प्रॉपर ढंग से ग्रहण नहीं कर पाएगा बल्कि और भी चीज़ें इससे अफेक्ट होगी। लेकिन अगर वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करता है तो वो आगे चल के जो अन्य लैंग्वेज है, दूसरी विदेशी भाषा है या फिर दूसरी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि इंग्लिश, उसको और आसानी से वो सीख सकता है, क्योंकि दूसरी भाषा सीखने के लिए तो उम्र पड़ी हुई है। तो अगर वो मातृभाषा में अपनी शिक्षा ग्रहण करता है 5वीं कक्षा तक तो उसके आगे वो इंग्लिश आसानी से सीख जाएगा। तो ये थी इसके पीछे की लॉजिक। और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आपका पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, अतः रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये जो मिनिस्ट्री थी जिसके HRD मिनिस्टर कहलाते थे कौन? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। तो HRD मिनिस्टर कहलाते थे रमेश पोखरियाल निशंक। तो अब जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये आपको पता होगा, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है। तो अब रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं शिक्षा मंत्री कहलाएंगे और मंत्रालय उन्हीं के पास रहेगा, मंत्रालय बदला नहीं है। तो अब वो रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री कहलाएंगे और ये जो मंत्रालय जो है वो शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है, भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि लॉ और जो मेडिकल एजुकेशन है उसको छोड़कर जितने भी उच्च शिक्षा, समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। उच्च शिक्षा आयोग यानी कि हायर एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया, HECI मतलब हायर एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा, यानी एक ही जगह से मॉनिटर किया जाएगा समस्त उच्च शिक्षा जो प्रणाली है उसको, जितनी भी उच्च शिक्षा जो प्रणाली है उसको एक ही सिंगल रेगुलेटर से उसको रेगुलेट किया जाएगा, उसको मॉनिटराइज किया जाएगा। और उच्च शिक्षा में जो है 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटों को वो किया जाएगा, ऐड किया जाएगा नई शिक्षा में, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए। तो ये था जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जो 5th इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, यानी कि क्लास 6 से। इसको भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 6ठी कक्षा है वहाँ से वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। वोकेशनल कोर्स आपको पता होगा यानी कि व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा जो है उसको बोलते हैं वोकेशनल, यानी कि किसी न किसी तरह के व्यवसाय से संबंधित जो शिक्षा दी जाएगी उसको वोकेशनल कोर्स कहा जाता है। तो इसके लिए इच्छुक छात्रों को कक्षा 6वीं के कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। जैसे कि छात्रों का जिस भी क्षेत्र में रुचि है, ठीक है, कई क्षेत्रों में छात्रों की अलग अलग रुचि हो सकती है, जैसे कि खेल, ठीक है, उसके अलावा चित्रकारी, पेंटिंग है, ड्राइंग है। उसके अलावा किसी भी क्षेत्र में अगर स्टूडेंट की रुचि है तो
उसकी जो रुचि को वोकेशनल बना दिया जाएगा। ठीक है, वोकेशनल यानी कि कुछ व्यावसायिक ढंग से उसको उस तरह की शिक्षा दी जाएगी जिससे उसी क्षेत्र में वो आगे चल के व्यवसाय खुद प्राप्त कर सके। तो ये 6th क्लास से स्टार्ट की जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अब आ जाते हैं आपके पॉइंट नंबर 6 में, म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके बाद जो आपके NEP 2020 में क्या कहा गया है कि म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। तो पाठ्यक्रम में म्यूजिक और आर्ट्स को शामिल किया जाएगा ताकि हर बच्चा म्यूजिक और आर्ट से जुड़ सके, चित्रकारी से जुड़ सके, म्यूजिक से जुड़ सके, है ना, गायन, नृत्य, इन सब जो चीज़ें हैं जिससे बच्चा आसानी से कई चीज़ों को सीख सकता है। इससे उनका मन जो है शांत होता है और मन में अलग अलग तरह के जो सृजनात्मक शक्तियाँ पैदा होती हैं इन सभी से। तो इस वजह से क्लास में जो है उनके म्यूजिक और आर्ट्स क्लास को शामिल किया जाएगा और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आपका जो 7वां इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। इसको याद रखिएगा, ये जो टर्म है NETF उसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में आ सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न। तो NETF एक फोरम बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। ठीक है, NETF का मतलब हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, यानी कि नेशनल, ठीक है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम ये हो जाएगा। तो इसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है, NETF बनाया जा रहा है किसके लिए, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो इसको याद रखिएगा कि ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि NETF किस लिए बनाया जा रहा है, तो ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है पॉइंट नंबर 8। ठीक है, आपका पॉइंट नंबर 8 क्या है, वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है 50% पहुँचाने का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था। कहने का यह मतलब है कि वर्ष 2030 तक जो है उच्च शिक्षा का जो GER है यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% करने का लक्ष्य है, जो कि 2018 में कितना था, 26.3%। यानी कि 26.3% से बढ़ाकर इसको 50% करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि स्कूल में जितने स्टूडेंट पढ़ते थे, ठीक है, स्कूल में एज फॉर स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनमें से 26.3% विद्यार्थी ही आगे जो है उच्च शिक्षा के लिए जा पाते थे। कॉलेजेस में अलग अलग जो कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ पर जा पाते थे। तो 2018 का जो रेशियो था वो था 26.3%। ठीक है, तो इसी को गवर्नमेंट ने NEP में ये कहा गया है कि एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक उसको 50% करने का, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स स्कूल में होंगे उनको 50% तक, कम से कम 50% स्टूडेंट को कॉलेजेस में जाना है और इसी का लक्ष्य 2030 तक करने का रखा गया है 50%। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। अभी यदि कोई छात्र जो है 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों इस पॉइंट का कहने का ये मतलब है कि अगर अभी का समय ऐसा है, जो हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का वो ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई भी कोर्स कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो 3 साल पढ़ लिया, उसने 6 सेमेस्टर पढ़ लिया, ठीक है, तो 3 साल में ही 6 सेमेस्टर होते हैं। तो अगर उसने 6 सेमेस्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और किसी वजह से उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है 4 ईयर का होता है यानी कि 8 सेमेस्टर का, तो 3 साल बाद अगर उसने पढ़ाई छोड़ दी तो उसको कुछ नहीं मिलता, उसको कोई डिग्री नहीं मिलती है कि आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, आपने 3 साल 4 में से 3 साल का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, ऐसी कोई डिग्री उसको नहीं मिलती है, बल्कि उसकी जो पढ़ाई होती है, उसकी जो मेहनत, उसका समय, उसका पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें यही कहा गया है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में एक ये प्रावधान किया गया है कि आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है। अब जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर
डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम हो जाएगा। कई स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं, ठीक है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अब जो एनईपी में जो नया सिस्टम डाला गया है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट 1 साल के बाद किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अगर 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको एक डिप्लोमा मिल जाएगा कि आपने 2 साल के बाद 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। और अगर 3 या 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। यानी कि उसमें हो सकता है उसमें ये लिखा होगा कि आपने 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो आपको ये डिग्री प्रदान की जाती है। क्योंकि भाई अगर उसने 1 साल पढ़ा या 2 साल पढ़ा या 3 साल पढ़ा तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा ना। 1 साल में उसने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, 2 साल में कुछ तो सीखा होगा, 3 साल में कुछ तो सीखा होगा। तो वो जिस भी काबिल होगा, जो भी चीज़ उसने सीखा होगा उसके दम पे हो सकता है वो कोई छोटी मोटी जॉब पा ले या कोई अच्छी जॉब पा ले, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि कई वजह से स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देता है, अपने हालात की वजह से, अपने हेल्थ की वजह से, अपने पैसों के प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको इस तरह की डिग्रियाँ दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट था, क्योंकि इसमें इस तरह के जो बेकार हो चुके स्टूडेंट लोग को, जो बेकार हो जाते थे, उनको जो है प्रावधान किया गया है कि 1, 2 या 3 साल के बाद भी पढ़ाई छोड़ने पर यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो मेरा ये जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मेरा फेवरेट है। तो आप लोग को करना ये है कि अपने कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपको इनमें से कौन सा नंबर का जो है सबसे अच्छा लगा, ठीक है, कौन से नंबर का जो सुधार है या फिर कौन से नंबर का प्रावधान सबसे अच्छा लगा आपको बताना है। अभी भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको ज़रा भी पसंद आता है या आपके काम की चीज़ें इसमें कुछ लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है कि हमें भी एक अंदर से एनर्जी आती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, और आप लोगों के लिए काम करने के लिए, आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए एनर्जी आती है। तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 10वां पॉइंट है, अगर कोई छात्र किसी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है। तो स्टूडेंट्स इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई छात्र कोई कोर्स कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक कोर्स कर रहा है, अगर उसका मन जो है बीच में से ऊब जाता है, वो पढ़ करके बोर हो जाता है, या फिर उसको बीच में कोई दूसरा कोर्स पढ़ने का मन करता है, तो वो अभी नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन अब वो क्या करेगा, वो पहले कोर्स से ब्रेक ले लेगा, ठीक है। अब वो ब्रेक ले सकता है और उसके बाद दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। कोई भी दूसरा कोर्स जो कोर्स उसको पसंद है वो ज्वाइन कर सकता है, और इसे पूरा करने के बाद वो फिर से अपने पहले वाले कोर्स पर आ सकता है। तो समझ गए होंगे इसको आप कि अगर कोई एक कोर्स कर रहा है, अगर उसको दूसरा कोई कोर्स पसंद आता है तो वो दूसरे कोर्स पर जंप कर लेगा, वो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर से वापस अपने पहले कोर्स पर आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है और ऐसा होना भी चाहिए। अब पॉइंट नंबर 11 है, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए सामान्य नियम होंगे। तो दोस्तों इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके बाद आपकी हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं, और उसके बाद एक होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, आपको पता ही होगा। तो इस तरह के 3 तरह के यूनिवर्सिटीज़ हो जाते हैं। तो सभी के अलग अलग नियम होते हैं, सेंट्रल के अलग होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अलग हो जाते हैं। तो जैसे प्राइवेट वाले भी अपने कुछ अलग अलग नियम अपने से खुद से बना लेते हैं। तो लेकिन अब क्या होगा, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए सामान्य नियम के प्रावधान किया गया है। यानी कोई भी एक नियम तय किया जाएगा, अच्छे से एक नियम बना दिया जाएगा, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर एक समान नियम लागू होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर वही कहा गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम नहीं बल्कि एक ही नियम होंगे एनईपी 2020 के अनुसार, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 12 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF की स्थापना की जाएगी।
एनआरएफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेगा। कहने का ये मतलब है कि हमारे देश में, अमेरिका में एक फाउंडेशन चलता है एनएसएफ, ठीक है। तो एनएसएफ क्या काम करता है, अपने शोध और अनुसंधान का काम करता है अपने देश में, ठीक है। तो उसी की तर्ज पर भारत में भी एक एनआरएफ की स्थापना की जाएगी। एनआरएफ क्या काम करता है, एनआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी और इसका उद्देश्य होगा विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना। यानी कि जो विश्वविद्यालयों में, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं शोध जो होते हैं, ठीक है, अनुसंधान जो होते हैं, उसको बढ़ावा देगा और एक स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेगा। यानी कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर उसको किसी प्रोजेक्ट में फ्यूचर दिखाई देगा, यानी कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उसको लगेगा, तो उस प्रोजेक्ट को वो फाइनेंस करेगा, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को एनआरएफ जो है फाइनेंस करेगा। तो इस तरह जो अमेरिका का एनएसएफ है, उसी के तर्ज पर भारत में भी एनआरएफ की स्थापना की जाएगी। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसके जो है पॉइंट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो EMRS का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग इसका सहारा ले सकते हैं। जितने भी NAP के बारे में मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, NAP 2020 के बारे में, वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और छाटे हुए पॉइंट्स हैं। तो इनसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसके चाहें तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और आप लोग इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह से EMRS की इसमें समय समय पर वीडियोस डाली जा रही हैं, प्रत्येक दिन वीडियोस डल रही हैं और EMRS के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस यहाँ पर डाले जा रहे हैं। और साथ ही EMRS से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसा मैंने कहा कि आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताना है, ये कमेंट कर देना है, वीडियो को यहाँ पर देख करके कमेंट आपको कर देना है कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। आपको जो भी पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे कौन सा पॉइंट पसंद आया, तो उसी तरह से आपको जो भी नंबर का पॉइंट 1 से लेकर 12 के बीच जो भी पसंद आया होगा, उसको नंबर आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं भी देखूं कि कितने लोगों को कौन सा पॉइंट पसंद आता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।